नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में अजित पवार के सरकार में शामिल हुए 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। तो हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस समय बिना विभागों की सरकार चल रही है। देखिए, पहले क्या हुआ था, जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे और एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर आए थे और मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस समय भी दोनों के बीच विभागों को लेकर थोड़ी रस्साकशी हुई थी और काफी दिनों के बाद मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। और दोनों की तरफ से, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दोनों विधायकों को मंत्री बनाया गया था। उनके बीच विभागों का बंटवारा काफी देर से हुआ था। जब विभागों का बंटवारा हुआ था तो उस समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस को वित्त और गृह मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय मिले थे, और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनके पास भी पुराने कुछ मंत्रालय रखे गए थे। जैसे उनके पास शहरी विकास मंत्रालय था, इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी था, पब्लिक वर्क था, सोशल जस्टिस था, पर्यावरण और अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये एकनाथ शिंदे के पास थे। इसके अलावा ऐसे मंत्रालय जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, उसकी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे निभा रहे थे। इसके अलावा शिंदे के पास एमएमआरडीसी जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय था, जो कई बड़ी परियोजनाओं को महाराष्ट्र में लागू कर रहा है, हजारों करोड़ के काम कर रहा है। तो अब जब अजित पवार पिछले सप्ताह जब 8 दिन पहले सरकार में शामिल हो गए और उनके साथ 8 विधायकों ने मंत्रिपद का संभाल लिया है, तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि विभागों का बंटवारा कैसे होगा। देखिए, अजित पवार वित्त मंत्रालय चाहते हैं, और आपको ये भी बता दें कि 1999 में जब पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी, उस समय भी अजित पवार ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था, ऊर्जा रखा था और जल रखा था। इसके बाद जब लगातार वह महाराष्ट्र की सरकार में रहे और वित्त मंत्रालय अपने पास रखते रहे, जब उद्धव ठाकरे के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनी थी 2019 में, उसमें भी अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने थे और वित्त जैसा मंत्रालय उनके पास रहा था। उस समय अजित पवार पे आरोप लगाए गए थे कि वह विपक्ष के लोगों को फंड अलॉट नहीं करते, जिसके कारण वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाते। यह एकनाथ शिंदे के विधायकों ने भी आरोप लगाया है कि सरकार में हम रहने के बाद भी हमें पैसा नहीं मिलता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों को पैसा मिल जाता है अजित पवार के माध्यम से। तो हालांकि अजित पवार ने इस बात का खंडन किया था। तो महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय, और जिसके पास भी मंत्रालय रहता है उसे एक बड़ा नेता माना जाता है, और माना जाता है कि प्रदेश की राजनीति को संचालित करने की ताकत रखता है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस वित्त के बहुत अच्छे जानकार है, वित्त मंत्रालय भी उनका पसंदीदा मंत्रालय है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्या देवेंद्र फडणवीस वित्त मंत्रालय छोड़ते हैं। अभी 2 दिन पहले रात को 2 बजे तक देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक चली है वर्षा मुख्यमंत्री के आवास पर, लेकिन फिलहाल कोई मंत्रालय अभी जारी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मंत्रालय को लेकर अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है। सुनने में यह भी आ रहा है कि अजित पवार का कुछ सहकारिता मंत्रालय भी चाहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहाँ शुगर लॉ भी हावी है और उसी के द्वारा वह राजनीति करते हैं। तो विभागों का बंटवारा कैसे होगा, ये बड़ा एक जटिल प्रश्न चिन्ह बन चुका है महाराष्ट्र की सरकार के लिए, खास रूप से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए। देखिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मिलाकर 43 मंत्री बन सकते हैं। पहले ही एकनाथ शिंदे और जब देवेंद्र फडणवीस ने जब एकनाथ मुख्यमंत्री और देवेंद्र उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तो दोनों पार्टियों की तरफ से 9 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया था। इसका मतलब 18 मंत्री बने थे। अब अजित पवार के 8 मंत्री और बन चुके हैं, 9 मंत्री और बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सिर्फ 13 से ज्यादा मंत्री एकनाथ शिंदे अपने ही सरकार में नहीं बना सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो अब निश्चित रूप से ज्यादा जो हिस्सा कटेगा वो एकनाथ शिंदे के विधायकों को कटेगा। ज्यादा एकनाथ शिंदे अपने 6 विधायकों को मंत्री बना सकते हैं। तो एकनाथ के साथ जो विधायक आए तो इस बात का डर है कि अब उन्हें मंत्री पद मिलना संभव नहीं है। कुछ दिनों बाद, 9 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। 1.5 साल है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को। तो उनका मानना है कि अब उनके लिए बड़ा मुश्किल है मंत्री बनना, और वो मंत्री बनने के लिए ही एकनाथ शिंदे के साथ आए थे। अब एकनाथ शिंदे के सामने दोहरी चुनौती है, एक तो अपने विधायकों की संभालो, दूसरे जो साथ में आए 12 सांसद, वो भी अभी तक कोई मंत्री नहीं बन पाया, उन्हें कोई बड़ा बोर्ड नहीं मिल पाया, वो कहीं एडजस्ट नहीं हो पाए। तो एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल विस्तार प्रस्तावित कभी भी हो सकता है, उसमें कम से कम उनके 2 सांसदों को मंत्री बनाया जाए, एक को कैबिनेट, एक को राज्य मंत्री बनाया जाए। अब अजित पवार आ गए तो अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल आ गए जो राज्यसभा सांसद है, तो अजित पवार चाहेंगे कि प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जाए मोदी सरकार के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय एकनाथ शिंदे के लिए दुगनी चुनौती है, अपने विधायकों भी संभालना और अपने सांसदों को भी समझाना है।
अब खबर आ रही है कि एकनाथ के विधायक बोल रहे हैं कि जो अभी 1 साल मंत्री रह चुके हैं एकनाथ के साथ शिवसेना के, उन्हें ड्रॉप किया जाए और नए 10 लोगों को मंत्री बनाया जाए, 9 से 10 लोगों को मंत्री बनाया जाए। तो क्या जो नए बने जिनको ड्रॉप किया जाएगा वो शांत रहेंगे, क्या असंतोष नहीं करेंगे? इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि कुछ विधायक उसमें से वापिस एकनाथ शिंदे के पास चले जाए। तो फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत आसान नहीं है, सरकार भरी बना ली हो, लेकिन विभागों को लेकर जिस तरीके से खींचतान चल रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह स्थिति और विस्फोट होगी। अब देखिए मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, उनके बाद उच्च शिक्षा और तकनीका का मंत्रालय रहा है, संसदीय कार्य मंत्रालय, तो उनसे एक विभाग कम होगा। इसके अलावा रेवेन्यू महत्वपूर्ण विभाग राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास है, जो पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो बीजेपी के नेता जो मंत्री है वो 3-3, 4-4 विभाग संभाल रहे हैं, उनसे 2-2 विभाग विड्रॉ होंगे और वह अजित पवार खेमे को बांटे जाएंगे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री में भी नाराजगी होगी कि हमसे विभाग कम किए जा रहे हैं। तो इस नाराजगी को और बढ़ते हुए असंतोष को देवेंद्र फडणवीस अपने पार्टी में और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने विधायकों में कैसे मैनेज करते हैं देखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार जो बैठकें चल रही है उसमें किसी न किसी तरह का फार्मूला इन्होंने निकाल लिया है और हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर विभागों का घोषणा हो जाएगी और सभी को विभाग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि अजित पवार क्या बिना वित्त के मानते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस वित्त अपने पास चाहेंगे। हो सकता है अजित पवार को रेवेन्यू दे दिया जाए, उसके साथ ऊर्जा भी दे दिया जाए। अब उनका क्या इनके बीच क्या फॉर्मूला बनता है और कैसे महाराष्ट्र के ये 3 दल जो आपस में सत्ता के लिए साथ में जुटे हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर विभागों का विभाग कैसे करते हैं, यह आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसके अनुसार एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ी चुनौती है। उनके विधायक लगातार एकनाथ पर प्रेशर बना रहे हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में या किसी विभागों में एडजस्ट किया जाए। तो आने वाला, और भारतीय जनता पार्टी का पहले से 105 विधायक है, तो वहां के भी ज्यादातर विधायकों का कहना है कि जो बाहर से आए तो सत्ता की मलाई खा लें और हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हो कि हम सिर्फ विधायक बन के बैठे। तो अपने विधायकों को भी संभालना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये कैसे इससे पार पड़ेंगे, ये देखने वाली दिलचस्पी की बात होगी। अभी 15 दिन पहले ही अजित पवार और 15 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे। उस समय एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से कहा था कि कुछ सांसदों को दिल्ली में एडजस्ट किया जाए उनके, जिससे उनके अंदर असंतोष न पनपे और वह पार्टी का साथ दे सके। अमित शाह ने उन्हें बहुत स्पष्ट कहा कि आप 40 विधायक लेकर आए थे, आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। जब उद्धव ठाकरे हमारे साथ थे और हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, तब भी केंद्र में हमने उन्हें एक ही मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय दिया था अरविंद सावंत को। तो आप ये भूल जाइए कि आपको कोई विभाग केंद्र में मिलेगा। हमें नहीं लगता कि आपको केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी एडजस्ट करेंगे। आप अपने प्रदेश के अंदर देवेंद्र से बात करके अपने विधायकों को एडजस्ट कीजिए। सांसदों के लिए फिलहाल केंद्र में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में जब अमित शाह ने 2 टूक एकनाथ शिंदे से कह दिया है, एकनाथ शिंदे कैसे अपने सांसदों को साथ लेकर चलते हैं और कैसे अपने पार्टी को मजबूत बनाए रखते हैं, यह बड़ी एक चुनौती होगी। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब अपने विधायकों को तोड़ वापिस लाने में लगी हुई। वैसे ही उद्धव ठाकरे लगातार अपने विधायकों से कह रहे हैं कि आप वापिस लौटाइए, आपको कुछ मिलना नहीं है, आप मेरे पास भी विधायक थे और वहां जाकर भी विधायक बने, तो इससे बेहतर है कि आप वापिस मातोश्री लौटाइए। तो आने वाला चुनाव बहुत आसान नहीं रहने वाला है तीनों दलों के लिए जो सत्ता के अंदर शामिल हो गए। इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी इनके बीच आपसी मतभेद उभरेंगे। उन्हें किस तरीके से साधते हैं और कैसे एक मिलकर सत्ता भी चलाते हैं और आने वाले चुनाव में भी जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। अभी तो बीएमसी का चुनाव होना है, पुणे मुंसिपी का चुनाव होना है, ठाणे म्यूनसिपालिटी का चुनाव होना है, 101 नगर निकाय के चुनाव महाराष्ट्र के अंदर होना है, जो 1 साल से लंबित है, जो चुनाव अभी महाराष्ट्र की सरकार नहीं करवा रही। मुझे ऐसा लगता है कि पहले सरकार राज्य स्तर पर अपने बीच एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। उसके बाद जनता के बीच मैसेज देना चाहती है कि हम तीनों का जो गठबंधन है वो बहुत स्ट्रांग है और अब हम चुनाव के लिए तैयार है नगरीय निकाय के। उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की तरफ जाएंगे। अब वैसे नगरीय निकाय चुनाव के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 9 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगस्त तक इन्होंने नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए तो फिर यह लोकसभा चुनाव तक करवाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में अगर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार गुट को हार का सामना करना पड़ता है, या ये कहे कि बीएमसी में अगर उद्धव ठाकरे को उठा भी हो जाता है और महापौर अपना बना लेता है, तो यह बहुत बुरी स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ा गलत मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जाएगा। उद्धव ठाकरे का उत्साह चरम पे जाएगा, उसके साथ कांग्रेस का भी और शरद पवार का भी।
और इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के तुरंत लोकसभा में चुनाव में जाना बहुत आसान नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नगरीय निकाय चुनाव अगर अगले महीने तक नहीं लिए तो फिर वह लोकसभा चुनाव तक नहीं करवाएगी और फिर वह लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुड़ जाएगी। तो देखते हैं, आने वाला समय बड़ा दिलचस्प है। महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ सरकार बना देने से ही कोई सरकार मजबूत नहीं हो जाती है और सत्ता में बड़ा हिस्सेदारी नहीं ले लेती है। उसे आखिरकार जनता के बीच जाके जवाब देना होता है। खास तौर से एकनाथ शिंदे को जनता के बीच जाकर जवाब देना होगा कि वह क्यों मातोश्री से अलग हुए, और यही बात अजित पवार पे लागू होगी। उन्हें भी जनता के बीच जाकर यह जवाब देना होगा कि जिस शरद पवार ने उनको जिताया, उनके विधायकों को जिताया, उनसे उनके साथ अलग होकर वह क्यों गए। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस के मतदाता जिन्होंने शरद पवार के पक्ष में मतदान किया था वो अजित पवार के साथ समर्थन देते हैं। और यही स्थिति एकनाथ शिंदे के साथ है कि जो मराठी वोट बैंक है, जो मातोश्री का भक्त रहा है, क्या वह एकनाथ शिंदे के साथ जाता है या उद्धव ठाकरे के साथ बना रहता है। यह सब परिस्थितियां नगरीय निकाय चुनाव में जब साफ होगी, जब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होंगे या टीएमसी या ठाणे म्यूनिसिपल के चुनाव होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल वह चुनाव नहीं होंगे, लेकिन यह भी तय है कि जब जो 3 बड़े नेता अभी तक विभाग को बांटने में सफल नहीं हो पाए, उसमें खींचतान मची हुई है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है 8 दिनों से लगातार। तो यह इस बात के संकेत है कि सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। विभाग बांटने के बाद भी कुछ ना कुछ खींचतान इनके बीच मची रहेगी, जिसका असर चुनाव में पड़ना तय है। आज महाराष्ट्र के एपिसोड पे इतना ही। कल किसी और विषय पर हम विस्तृत जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।